आपको मिलवाने जा रहे हैं मजहब के कुछ ठेकेदारों से। मजहब के नए ठेकेदारों का जन्म हो गया है जो मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का देखकर पीटने लगते हैं। देख रहे हैं तस्वीरें, हिंदू लड़के को पीट रहे हैं बेरहमी से। ये आप देख रहे हैं, उसे मार रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम लड़की के साथ था। देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको और देखिए लड़की का नाम बताइए, इसको बताइए पहले। क्या बिरादर था तुम? ये देखिए मारने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू लड़के ने कंधे पर बैग टांगा हुआ। लड़की का नाम बताइए, इसको बताइए पहले। एमएन बढ़ाइए। अब मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। हुआ क्या, ये मुस्लिम लड़की जा रही थी, इसके साथ वो लड़का था, उसे रोका गया और उसके साथ मारपीट की गई। देखिए जरा फुल स्क्रीन लीजिए, उसका हिजाब चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा देखिए, चेहरा दिखाओ। ये आप देख रहे हैं, ये लड़के गाली गलौज भी कर रहे हैं। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। ये देखिए वीडियो बना रहे हैं, लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, उनका हिजाब खींच रहे हैं। ये देखिए अपने हाथ से हिजाब खींच रहे हैं। लग जाओ। दूसरी तस्वीर जरा दिखाइए। हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? हिंदुओं से दोस्ती क्या अपराध है? जी हाँ, ये बताओ तुम। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। लग जाओ। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। लग जाओ। ये एक तस्वीर मेरठ से आई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार की राजधानी पटना में। पटना से भी ऐसी ही तस्वीर आई जहां मजहब के ठेकेदार यही कर रहे थे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, बेरहमी से हिंदू लड़के को मार रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इस लड़के को पीट रहे हैं लाल टी शर्ट जो पहने हुए। एम्बियंस बढ़ाइए। ये आप देख रहे हैं, हाथ में हेलमेट लिए लड़का अपनी मुस्लिम दोस्त के साथ जा रहा था, उसको रोका है और उसके बाद पीटना शुरू कर दिया। पटना की सड़कों पर यह हो रहा था। ये मजहब के ठेकेदार जो मुस्लिम लड़की को देखते ही मारपीट करने लगे। आइए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये लड़की जा रही थी, लड़के के साथ बैठी थी, गाड़ी रोकी पहले, लड़के को रोका पहले, उसके बाद लड़की उतर गई देखिए बाइक, और उसके बाद लड़के से बातचीत करने लगे, लड़की को परेशान करने लगे, उससे नाम पूछने लगे। आखिर ये हक किसने दिया इनको? ये जो तस्वीर है ये पटना की है। और सिर्फ नाम क्यों पूछ रहे थे? इसलिए लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू है, इसलिए मारपीट कर रहे थे। अब जरा सुनिए पूरा वाकया, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, सुनिए जरा। लड़की को घुमा रहे, मुस्लिम की लड़की को मुस्लिम की लड़की घुमा रहे। क्लासमेट है, क्लासमेट है। क्या कहता है? क्लासमेट है। हेलो, भगवान लड़की को घुमा रहे, मुस्लिम की लड़की को मुस्लिम की लड़की घुमा रहे। क्लासमेट है, क्लासमेट है। क्या कहता है? क्लासमेट है। तो ये सिर्फ किसी एक शहर की कहानी नहीं है, ये मुस्लिम और मुसलमानों के ठेकेदार बनकर घूम रहे, बीच चौराहे लोगों को पीट रहे। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं। लड़का और लड़की को रोक लिया, ये देखिए लड़की का नकाब पकड़कर खींच रहे हैं, उसका हिजाब खींच रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं और लड़के से उसका नाम पूछ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। उसके बाद लड़के का फोन, अरे नहीं कहाँ का है? तो सुनिए, लड़कियां कहाँ है? लड़की को लड़की में आप कहाँ की हो? ये देखिए उसका हिजाब पकड़कर खींच रहे लड़की का। किसने अधिकार दिया इन्हें ऐसा करने का? कहाँ की है? खुद को ये लोग धर्म का ठेकेदार समझते हैं, केवल इसलिए क्योंकि मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का दोस्त नहीं हो सकते। अगली तस्वीर दिखाइए सर, प्ले कीजिए। अरे नहीं कहाँ का है? तो
ये स्कूल में किसी को बुला लो, हमारा तो सिर्फ लड़की का काम है, लड़की को लड़की में उड़ना। आप कहाँ की हो? का मुंह खोल इसका। कहाँ की है? हाँ फोन करिए, हम गया आपका। तू मुसलमान? अरे नहीं, कहाँ का है तू? ये स्कूल में किसी को बुला लो, हमारा। ऐसे ठेकेदारों का इलाज होना बहुत जरूरी है। दरअसल ये कौन लोग हैं जो सड़क सड़क चौराहे चौराहे दिखे वहां उस पर निशाना साधो, मुस्लिम लड़कियों से बदसलूकी की, हिंदू युवकों से दोस्ती पर लड़कियों को धमकाया, हिंदू लड़कों के साथ दोस्ती ना करने की धमकी दी है। कई जगह मुस्लिम लड़कियों का हिजाब जबरदस्ती हटाया गया, हिंदुओं से दोस्ती पर मुस्लिम लड़कियों से मारपीट भी की गई। धर्म के कुछ ठेकेदार खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। वो चाहते हैं लड़कियां किससे दोस्ती करें यह भी वो तय करेंगे। दूसरे धर्म के लड़के से दोस्ती पर मारपीट कर रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं, वो उस पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं। यानी वो चाहते हैं समाज। दोस्तों ने यही किया है। पटना में भी मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक के साथ मारपीट की। कहा मुस्लिम लड़की से दोस्ती की हिमाकत कैसे की है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इसमें मामला दर्ज किया है मुजफ्फरनगर पुलिस ने। मुजफ्फरनगर के एसपी क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए जरा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है। इसमें एक महिला और पुरुष जो मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और फिर उसके बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आवेदक ने थाने पर शिकायत की है और अपनी तहरीर दी है। उसके आधार पर थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इनकी हिमाकत और बढ़ेगी, ये ऐसी हरकतें और ज्यादा करेंगे। धर्म का हवाला देकर दोस्ती से रोकना यह सरासर अपराध है। मजहब के नाम पर डराना धमकाना अपराध है। बेटियों से बदसलूकी और मारपीट कहीं से जायज नहीं है। फिर भी कई मजहबी ठेकेदार इसी काम में लगे हुए हैं। वो समाज की दुहाई देकर अपने नियम कायदे कानून खुद बनाते हैं। ऐसे मामलों में लड़के लड़कियां अक्सर शिकायत नहीं। धारा 295 केस दर्ज कराया। 295 मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धर्म के आधार पर अपमानित करने का केस इन पर दर्ज हो सकता है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। लड़की को परेशान करने अपशब्द कहने पर भी कार्रवाई संभव है। धारा 509 स्त्री की लज्जा का अनादर करने का केस, इसमें अपराधी को 3 साल की सजा हो सकती है। धारा 354 महिला के खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग, इसमें 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 506 मारपीट या आपराधिक धमकी का केस, 2 मुस्लिम लड़की के साथ उसका फोन छीन रहे थे, उसका हिजाब खींच रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जरा सुनिए, वकील आदित्य जायसवाल बता रहे हैं क्या कुछ कर सकते हैं आप, क्या कुछ कानून कहता है, सुनिए। ही निंदनीय घटना है। इस घटना को किसी जाति विशेष या किसी विशेष धर्म से ना देखते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि यह एक संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण पेश करती है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है जो किसी भी नागरिक को कहीं भी आने जाने की इजाजत देता है। रही बात कानूनी कार्रवाई की, तो जरूर इन लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो जरूर बनती है, परंतु कानूनी कार्रवाई से कहीं ज्यादा अच्छी और बेहतर शिक्षा की जरूरत। ऐसे लोगों तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे। हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। जहाँ देखो युवान बच्चे युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो गए हो। परंपरा और मूल्य किसी के लिए कोई अहित करने की बात करती नहीं। आइए अब मैं आपको बताता हूं। बाबा बिहार पहुंचे और पहुंचने के साथ ही बाबा टारगेट पर है। बिहार पहुंचने से पहले भी हमला हो रहा था, आने के बाद खासतौर पर बिहार सरकार से जुड़े नेता, आरजेडी के नेता बाबा पर हमलावर है। न जाने क्या क्या बोल रहे हैं बाबा को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। क्या ये जो भीड़ है, जन सैलाब है, बहुत से नेताओं को बिहार की सरकार को असहज कर रही है। बिहार सरकार परेशान है कि बाबा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर के पहुंचने से बाद ऐसी कौन सी भाषा है,
ऐसे कौन से शब्द हैं जो बाबा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए? हर एक शब्द बाबा के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर को आज कहा गया कि बाबा बागेश्वर मदारी है। बाबा बागेश्वर की तुलना अमृतपाल से कर दी गई। बाबा बागेश्वर को कहा जा रहा है कि ये तो व्यापारी है। कल का लड़का बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो कल का लड़का है। बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो 7 स्टार बाबा है, 7 स्टार होटल में रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और हमले बाबा पर किए जा रहे हैं। देखिए जरा, बाबा पर कहा जा रहा है ये तो बाबा बीजेपी का एजेंट है, बाबा तो डरपोक है, बाबा बागेश्वर देशद्रोही है। बाबा बागेश्वर की आखिर हैसियत क्या है? बाबा बागेश्वर की आखिर औकात क्या है? ये बाबा पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यही नहीं रुके, आगे देखिए। बाबा के लिए कहा जा रहा है ऐसे बाबा की जगह तो सिर्फ और सिर्फ जेल में है, यानी बाबा को जेल में होना चाहिए। कहा जा रहा है बाबा के दरबार में कपड़ा उतरता है। बाबा जो दिव्य दरबार लगाते हैं इसमें कपड़े उतार दिए जाते हैं। कोई कह रहा है नेता, खासतौर पे आरजेडी के नेता, संत नहीं ढोंगी है ये। कहा जा रहा है इनका जो हाल है, इनका हाल आसाराम जैसा हो जाएगा। और बाबा अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के हमले बाबा पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहज क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं नीतीश कुमार, आरजेडी? सुनिए जरा आरजेडी के इन नेताओं के बयान, और नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है कोई कर सकता है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। 4 दिन का ही लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। ये 4 दिन का लौंडा बाबा कैसे हो गया है? क्यों मदारी बना करके घुमा रहे हो? संत की परिभाषा है भारत में। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो 6 महीना में बाबा बना दिया। ये पर्चा निकाल रहे, राम रहीम का पर्चा भी निकला इस देश में, आसाराम बापू जी का भी पर्चा देश में निकलते हुए देखा। अब इनका पर्चा निकलेगा तो कितना पर्चे हो जाएंगे पता ही चलेगा आने वाले कल में। ये लोग संत के कोई लक्षण नहीं है, साधु के कोई लक्षण नहीं है। और ये व्यक्ति तो 7 स्टार वाला है मंथ, और कभी भारत का संत 7 स्टार और 5 स्टार और राजा की कृपा पर नहीं रहते हैं। कि जो 7 स्टार 5 स्टार हैं वो व्यापारी हैं, वो कभी भी संत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों तिलमिलाए हैं बाबा से सब। उस तिलमिलाहट के पीछे वजह है ये जो भीड़ देख रहे हैं। कैमरे के लिए जरा बाबा का क्रेज देखिए। बाबा की एक झलक देखते ही सबके हाथ में मोबाइल कैमरा। बाबा हीरो है देश के, क्या यही बाबा का हीरो बनना? बिहार में भी वही बाबा का हीरो अवतार नजर आ रहा है। लोग उनके कैमरे में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। क्या ये परेशानी है? अगली तस्वीर दिखाई जरा। और अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा पर निशाना क्यों साधा जा रहा। बाबा बागेश्वर बिहार जाते ही टारगेट पर आने के पीछे बुनियादी और बड़ी वजह देखिए क्या है। सियासी वजह है। क्यों सियासी वजह है? पटना में बाबा के दरबार में रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। 7 से 10 लाख लोगों के आने का दावा हो रहा है। 4 दिनों से दरबार में भारी भीड़ जुट रही है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का सपना अखंड भारत का है। मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की है बाबा ने। बाबा बागेश्वर रामराज की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है।
बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है वही मुद्दे बाबा के भी हैं। यही परेशानी नेताओं को है। 2024 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि बाबा माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बाबा माहौल बना रहे हैं। वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है नेताओं को। इसी वजह से बाबा के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। सुनिए, लेकिन बाबा के भक्तों में बहुत गुस्सा है जब वो सुन रहे हैं कि नेता, खासतौर पे बिहार के नेता, कोई बाबा को नौटंकी, कोई ढोंगी, कोई 7 स्टार बाबा बोल रहा है। तो बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। जगता बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको पता नहीं कि भारत देश साधु संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ अनादिकाल से कथा प्रवचन, आपने देखा होगा बहुत पहले रामलीला होती थी, कथा वाचन होता था। जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, उनके अपने बेटा उनको बात मानते हैं क्या? परिवार तो संभाल नहीं सकते हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस तरह के धार्मिक संतों के बारे में बोलना, जो कि भारत ऐसी देश है जो ऋषियों मुनि के तपस्या पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जगता बाबू का मानसिक दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। अब सनातन धर्म के जो ग्रंथ का कहानी कहने वाले, हनुमंत कथा कहने वाले को ये 4 दिन का लौंडा कहते हैं। सही में इनका दिमाग खत्म हो गया है। लालू जी, आप इनको जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके इनको वृंदावन में भेजिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सोचना चाहिए कि जो सनातन हिंदू की बात कर रहा है वो बच्चा है, इनका बेटा भी तो बच्चा है, वो तो संभल ही नहीं रहा है इनसे। और दूसरे के विषय में अनाप शनाप बोलना, ये कहाँ शोभा देता है। एक जन आंदोलन के रूप में लोग जा करके उनकी कथा सुनने के लिए उतारो। क्या आप सोचते हैं अपने आप को? जहाँ जनता उम्र पड़ी है, तुम अनाप शनाप बोलते हो। बाबा जो है यहाँ राम राज लाना चाहते हैं, आप यहाँ डेली डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार डेली के डेली अखबारों में आप मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप सत्ता चला रहे हैं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा पहले दिन से बिहार में एक ही ताल ठोक रहे हैं, और वो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र की। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई, सुनिए। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज, मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग। और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। ये जो लड़ाई हिंदू राष्ट्र की थी, ये बिहार में दूसरा रंग ले रही। बिहार में अब दरबार और इफ्तार पर बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। गिरिराज सिंह देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। ये देख रहे हैं, गिरिराज सिंह आरती उतार रहे हैं, और मनोज तिवारी मौजूद है। अगली तस्वीर दिखाइए, बाबा के दरबार में। ये आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी बैठे हैं बाबा के दरबार में, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल लड़ाई यही है। अब मैं आपको बताता हूं लड़ाई क्या है। बाबा के दरबार में कौन कौन पहुंचा? मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी। लेकिन कौन नहीं पहुंचा, और जो नहीं पहुंचा वो कहां था? ये आप देख रहे हैं, दरबार बनाम इफ्तार की लड़ाई हो रही है कि नीतीश कुमार तो इफ्तार में जाते हैं भाई, नीतीश कुमार दरबार में नहीं आते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश नहीं, बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी भी इफ्तार में जाते हैं, दरबार में नहीं जाते हैं, इसीलिए दरबार से परहेज है। देखिए, अब ये लड़ाई जो पहले बाबा बागेश्वर से शुरू हुई, सियासी रुख लिया, अब ये दरबार इफ्तार में बदल गई। देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता जो बाबा के दरबार में है, नीतीश तेजस्वी जो इफ्तार में थे।
बाबा बागेश्वर ने लालू परिवार को न्योता भेजा था। तेजस्वी के न्योता ठुकराने पर अब बीजेपी हमलावर है। गिरिराज का नीतीश तेजस्वी पर निशाना। ये वहां जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है, वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। नीतीश तेजस्वी वहां जाते हैं जहां वोट बैंक होता है। हनुमान कथा में वोट नहीं इसलिए नहीं जाते हैं। इफ्तार के समय चादर टोपी लेकर शामिल होते हैं। यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। अगर दरबार में तेजस्वी जाते तो उनकी पर्ची खुलती। पर्ची खुलने पर तेजस्वी का चेहरा सामने आ जाता। यह कहना है बीजेपी के नेता का। भारत की पहचान सनातन धर्म से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है। बागेश्वर बाबा इनका पर्चा खोल देंगे, इसलिए ये दरबार में नहीं जा रहे। सुनिए जरा बीजेपी नेता को क्या कह रहे हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुंचा रहे हैं? उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आयोजक को पता होनी चाहिए, ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। मुस्लिम प्रस्त सरकार है ये सरकार। इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है। अब आपको बताते हैं ये पूरे संग्राम की, ये पूरे उधम की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई जब बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री होने वाली थी। तेज प्रताप ने चुनौती दे दी कि यहां मत जाइएगा गलती से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन से तेज प्रताप खुद गायब है। जब से बाबा बिहार में आए कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज तेज प्रताप दिखाई दिए। ये देख रहे हैं तेज प्रताप 2-3 दिन बाद पहली बार दिखे। और आपको जानकर हैरत होगी, दिखने से पहले एक ट्वीट किया था उन्होंने। तस्वीर दिखाइए। ट्वीट किया तेज प्रताप ने, एक बाबा की तस्वीर साझा की। कहा असली बाबा तो ये है, इनका नाम है। ये जो बाबा की तस्वीर साझा की है, लिखा हुआ है मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। बाबा की तस्वीर साझा करके देवराहा बाबा है, मशहूर बाबा है बिहार के। कहा ये असली बाबा है। अगली तस्वीर दिखाई सर। लालू यादव भी नजर आए। आज लालू और तेज प्रताप दोनों बोले, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो तेज प्रताप बाबा पर हमला कर रहे थे आज पूछ रहे हैं कि बाबा कौन है, कौन है बाबा बागेश्वर। सुनिए जरा। ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार में उतरे और तेज प्रताप उनका नाम तक भूल गए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। कल तक जो तेज बाबा को चुनौती दे रहे थे, बिहार न आने की चेतावनी दे रहे थे, बिहार में बोलती बंद रखने की बात कह रहे थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा।
उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। तेज प्रताप के ये तेवर अब ठंडे क्यों पड़ गए? अब तो तेज बाबा को पहचानने को तैयार नहीं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं, कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। भारत हिंदू क्या तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का हाउसफुल शो देख लिया है? क्या तेज प्रताप को समझ आ गया है कि बाबा के भक्त लाखों में हैं और बाबा पर टारगेट चुनाव पर भारी पड़ेगा? आइए अब आपको बताता हूं जरा तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। मौन टूट गया है तेज का। पटना में 4 दिनों से दरबार चल रहा है। तेज प्रताप ने पहले बाबा को धमकी दी, हिंदू मुस्लिम किया तो घुसने नहीं देंगे कह दिया था, पटना एयरपोर्ट पर रोक देंगे, लेकिन बाबा के पटना आते ही तेज प्रताप चुप है। अब चौथे दिन तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ी। तेज प्रताप से पहले लालू ने मोर्चा संभाला। लालू ने पहली बार बाबा बागेश्वर पर बोला ई बाबा कौन है, हम नहीं जानते। लालू के दरबार में तेज प्रताप भी बागेश्वर पर बोले कौन है बाबा, कौन है बाबा, किस बाबा की बात कर रहे हैं? तेज प्रताप नाम भी भूल गए। तेज प्रताप ने देवराहा बाबा को असली बाबा बताया। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए। कार्यक्रम में बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। बिहार के लोगों को बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाए, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कार्यक्रम में व्यस्तता को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में कई लोग बीमार हुए। बागेश्वर के राम राज वाले बयान पर तेज प्रताप बोले हैं बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन का राज है। बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में जाने पर भी सवाल उठाए। आरएसएस और बजरंग दल के जरिए गाली दिलवाई जा रही है, उनका कहना है। अब जरा सुनिए लालू यादव को भी और तेज प्रताप को। रोका क्यों नहीं कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। और आइए तेज प्रताप जिन बाबा को कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से बड़े बाबा हैं, वो कौन से बाबा हैं? वो है ये बाबा, इनका नाम है देवराहा बाबा। अब ये देवराहा बाबा कौन है जिनको तेज प्रताप बाबा बागेश्वर से कहीं आगे खड़ा कर रहे हैं? ये हुए दावा है 250 साल तक ये जीवित रहे। बाबा पर लिखी किताबों में कई दावे हैं। बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे और लकड़ियों की बने एक मचान पर रहते थे। मचान पर बैठकर ध्यान और योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने पैर रख दिया उस वक्त के जीवन में वारे न्यारे हो गए उस भक्त के। उन्होंने कभी अन्न का दाना नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। बाबा के पास जो भी आता था उसे प्रसाद देते थे। 19 मई 1990 को बाबा का निधन हो गया। आइए एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज बाबा बागेश्वर देख रहे हैं आप। बाबा बागेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बाबा बागेश्वर खुद बिहार में, और बिहार में हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। ये देख रहे हैं उन्हें देखने वालों की भीड़, उनके भक्त, उनके समर्थक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, बड़ी साजिश ये है माहौल खराब करने की। दरअसल ज्योतिर्लिंग पर चादर वाली साजिश है। जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं यहां लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत मान्यता है। लेकिन इस जगह पर चादर चढ़ाने की, मजार वाली चादर चढ़ाने की साजिश हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं ये सर पर चादर लेकर जा रहा है। ये सर पर चादर लेकर जा रहा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर। और मकसद क्या है सोचिए।
चादर सर पर लेकर जा रहा है मंदिर में। पुलिस ने शुरू में तो नहीं रोका, शुरू में ये लोग अंदर भी दाखिल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसमें मजार की चादर चढ़ाने कोई गया, वो मुस्लिम लड़के, क्या कोई बड़ी साजिश थी? ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र को सुलगाने की साजिश किसने रची? टोपी लगाकर मंदिर में चादर चढ़ाने की कोशिश करने वाले कौन हैं? टोपी पहनकर कैमरा लेकर मंदिर क्यों पहुंचे मुसलमान युवक? कुछ हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है, उनके कुछ लोग मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और वहां पर उन्माद कर रहे हैं। यह प्रकार अत्यंत अशोभनीय है। ट्रस्ट के जो प्रोसेस के अधिकारी है, उन्होंने कंप्लेंट्स किया है, तो उस बारे में हम लोग कंप्लेंट की जांच करके वहाँ अगर उसमें अपराध होता है तो अपराध दाखिल करके आगे की जांच पुलिस करवा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की हैं। तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है मुस्लिम युवकों का एक गुट मंदिर में चादर चढ़ाने पहुंचता है। गेट पर पहुंचने से पहले मुसलमान युवक एक सेल्फी भी लेता है। अब सवाल है, चादर चढ़ाने से इन मुस्लिम युवकों का क्या प्लान था? क्या मंदिर में चादर चढ़ाकर माहौल खराब करने की साजिश थी? आइए अब आपको बताता हूं इस पूरी साजिश के बारे में। आखिर कोई क्यों गया था चादर लेकर? क्या करने की कोशिश थी? कौन थे ये लोग? इसके खिलाफ बाकायदा जांच बैठ गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर का विशेष स्थान है। शनिवार को ज्योतिर्लिंग पर चादर चढ़ाने के लिए ये युवक आए। 10 से 12 मुस्लिम युवक हरी चादर लेकर पहुंचे थे। मुस्लिम युवकों ने, सुरक्षा कर्मियों ने इनको गेट पर रोका। गेट से ही मुस्लिम युवकों को वापस लौटा दिया, लेकिन मुस्लिम युवक इसके बाद भी मंदिर से नहीं लौटे। युवक दीवार पर चढ़कर मंदिर में घुस गए। मंदिर में शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर में सुरक्षा कर्मियों ने अंदर रोक लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारी और ट्रस्ट तक मामला पहुंचा। पुजारी ने विरोध किया तो इलाके में तनाव पैदा हो गया है। आरोपी मुस्लिम युवकों ने वीडियो भी बनाकर वायरल किया है। इस मामले में ट्रस्ट ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। 4 से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए इस मामले में। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। ये राज्य में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है और कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता। महीने पहले बोला था तो आप लोग मेरे ऊपर कूदे थे, अरे अवार्ड साहब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये दंगे की क्या बात कर रहा है। अभी त्र्यंबकेश्वर नहीं, अभी तो भीमाशंकर के चोटी के पर भी चढ़ाया जाएगा किसी को तो भी। अब सोचिए, जो लोग गए थे ज्योतिर्लिंग पर चादर चढ़ाने, उनकी क्या मंशा थी, क्या चाहते थे वो? त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के बड़े मंदिरों में एक है। साजिश के तहत मुस्लिम युवक समूह में यहां पहुंचे। ऐसे में यह बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। युवक सिर्फ घुसे नहीं, वीडियो भी बनाया अंदर जाकर। मंदिर में घुसने का वीडियो वायरल किया। चादर चढ़ाने में अगर सफल होते तो वीडियो चादर चढ़ाने का भी होता। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में माहौल खराब हो सकता था। महाराष्ट्र के साथ ही असर पूरे भारत पर हो सकता था। पूरे देश के हिंदुओं की आस्था त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी है। मंदिर सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा हिंदू धर्मगुरुओं को जब इस बात का पता चला तो वो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान भोलेनाथ के ऊपर हरा चादर चढ़ाने का कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा प्रयास किया गया, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आईबी के आउटपुट के आधार पर जितनी कठोरतम कार्यवाही इन देशद्रोहियों पे की जा सकती है, की जानी चाहिए। हरा चादर चढ़ा करके ये कहीं न कहीं इस्लामीकरण का संकेत दिया जा रहा है, कहीं न कहीं
महाराष्ट्र के सरकार से। इसकी पूरी तरह से इसके पीछे क्या उनके भाव थे, उनके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत को अंजाम दिया, इसलिए इसकी जांच किया जाए। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक में जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों ने षड्यंत्र पूर्वक भगवान भोले शंकर की शिवलिंग पर चादर चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया और दर्जनों की संख्या में एकत्र होकर के उस मंदिर पर कब्जा करने की जो कोशिश की, वो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए चौंकाने वाला और एक चैलेंजिंग इश्यू है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब तक कर्नाटक नहीं जान पाया है कि उसका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सिद्धरामैया को क्या ताज मिल सकता है, क्या दावेदारी ज्यादा मजबूत है, ये आप देख रहे हैं। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक में थे, दिल्ली लैंड हो गए, आज दिल्ली आ गए और बहुत सी ऐसी बातें की इशारों में और कहने की कोशिश की कि उनका दावा मजबूत है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। सिद्धरामैया पहले से दिल्ली में थे, बैठकों का दौर जारी था, आज कांग्रेस अध्यक्ष से मिले। अगली तस्वीर दिखाई जरा। सिद्धरामैया मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले अपनी दावेदारी दिखाने के लिए कि वो दावेदार पहले हैं। अगली तस्वीर दिखाई, उनसे पहले डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। ये दो बड़ी मुलाकातें हुई, लेकिन अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये रिपोर्ट देखिए जरा। सियासत में संकेतों के बड़े मायने होते हैं। संकेत यही है कि कर्नाटक में सिद्धरामैया ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह डीके शिव कुमार के बयानों से भी समझा जा सकता है, जब वो कहते हैं कांग्रेस मेरी मां है और मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। My mother is my party. I have built this party. I will not backstab also. I will not blackmail also. तो सवाल यह कि क्या शिव कुमार ने हथियार डाल दिए हैं? सियासत के जानकार इससे इनकार नहीं करते, क्योंकि सियासत में कुछ भी तय नहीं होता और जो कैमरे में बोला जाता है वो पर्दे के पीछे नहीं होता। इसे सिद्धरामैया के बयानों से भी समझ सकते हैं। सियासत में वेट एंड वॉच के बड़े मायने होते हैं। मतलब कर्नाटक में कांग्रेस ने भले ही ये तय कर लिया हो कि सिद्धरामैया ही अगले सीएम होंगे, लेकिन इसे कर्नाटक के सियासी पिक्चर का द एंड नहीं कहा जा सकता। ये ट्रेलर जरूर हो सकता है। आपको बताता हूं, क्या सिद्धरामैया का नाम लगभग कंफर्म हो गया है? क्या अगले मुख्यमंत्री वही होने जा रहे हैं? ये देख रहे हैं आप। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धरामैया का ही हाथ उठाएंगे? इस जीत के बाद असली विनर कौन साबित होगा? सिद्धरामैया के नाम पर कांग्रेस तैयार है। आलाकमान ने उनके नाम पर लगभग मोहर लगा दी है। 3 दिन के मंथन के बाद नाम पर मोहर लगी है लगभग, लेकिन अब तक ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। गुरुवार को शपथ भी ली जा सकती है। शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं खुद खड़गे। सोनिया राहुल के पहुंचने की भी अटकलें। समान विचारधारा वाले दलों को न्योता मिलेगा। डीके शिव कुमार भी इस रेस में थे, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं, लेकिन ज्यादातर एमएलए सिद्धरामैया के साथ। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद दोनों दिल्ली बुलाए गए। सोमवार को सिद्धरामैया से मुलाकात हुई। आज मंगलवार को डीके की राय जानी गई। अब सबको सीएम के नाम का इंतजार है। खबर यह है कि डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के नाम पर तैयार नहीं है, कि डीके को डर है कि सिद्धरामैया एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उनका पत्ता कट जाएगा। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीके शिव कुमार। I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. Though I have 2 eyes, I should look everyone in a equally. That is our basic philosophy of Congress party. Why should I cross my party line? I will not backstab also. I will not blackmail also. That is, whoever want to have their culture, let they do and enjoy it. But why I should do? I will not do. आइए, अब मैं आपको बताता हूं बड़ी बात कि सिद्धरामैया की दावेदारी मजबूत क्यों है। सिद्धरामैया पर कांग्रेस क्यों भरोसा कर रही है ज्यादा? वजह है ये, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डीके प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
और डिप्टी सीएम जरूर रहे लेकिन सीएम नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी में सर्वमान्य नेता हैं सिद्धा। पार्टी के लिए जी जान से काम किया है डीके शिव कुमार ने, जैसे सचिन पायलट ने किया था पिछले चुनाव। आलाकमान के प्रति वफादार रहे सिद्धारमैया। शिव कुमार की वफादारी पर कभी सवाल नहीं उठा। सोनिया और राहुल की पहली पसंद सिद्धारमैया होंगे, लेकिन डीके प्रियंका वाड्रा शिव कुमार के साथ है। पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं 75 साल के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार 61 साल के। ओपिनियन पोल में पहली पसंद कौन था? वो थे सिद्धारमैया। जनता ने काम पर मुहर लगाई है, यही इनका ओपिनियन पोल है। इनका कहना है सिद्धारमैया की छवि बेदाग है, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है इनके ऊपर, कभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। बस यही नेगेटिव है डीके शिव कुमार। अभी तक गुनाहगार नहीं है, उनके खिलाफ साजिश हो सकती है, आरोप कई नेताओं पर लगे, ये उनका कहना है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आय से ज्यादा संपत्ति तक के आरोप शिव कुमार पर लग चुके हैं। शिव कुमार जेल भी रह चुके हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। हुआ तो 2 दिन, नतीजा तो निकले 2 दिन हुई, 1 दिन हुई। अभी उनका हैंगओवर चल रहे हैं। चुनाव में इतने बड़े जीत हासिल करने के तो हैंगओवर होते हैं, वो तो कम से कम चलने दिया करो, सब सुलझ जाएगी, कोई चिंता नहीं। शादी होने के बाद घर में मिठाई वगैरह सब रह जाते। शादी का जो माहौल होता है ना, वो खत्म होने में 2-4 दिन लग जाते, जिसको हैंगओवर पीरियड कहे जा सकते। वो हैंगओवर कम से कम खत्म होने दो, बिल्कुल सब समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कांग्रेस सिद्धारमैया पर दांव क्यों लगा रही है। कांग्रेस के टारगेट पर है 61% वोटर, कर्नाटक के 61% वोटर। और वो कर्नाटक के 61% वोटर्स कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे। ये सारी अलग अलग जाति के नेता हैं। कांग्रेस की तैयारी ये है कि एक सीएम और 3 अलग अलग जाति समुदाय से डिप्टी सीएम, जिससे 61% वोटर को कांग्रेस साध सके। कांग्रेस की नजर 2024 पर है। कर्नाटक से कांग्रेस का 1 सांसद है, 1, जबकि बीजेपी के पास 25 सांसद है। कांग्रेस ने यहां से 20 सीटों का लक्ष्य रखा है और इसी वजह से सिद्धारमैया पर कांग्रेस का भरोसा है, क्योंकि उनके पास सरकार का अनुभव है। सिद्धारमैया राज्य में सबसे बुजुर्ग नेता हैं, जातीय समीकरण साधने में बहुत माहिर माने जाते हैं, इसलिए सरकार पर इस पर सबसे ज्यादा ध्यान। खबर है कि इनके साथ 3 डिप्टी सीएम होंगे। अगर सिद्धारमैया सीएम बने तो ये 3 डिप्टी सीएम, 11%, 16%, 27% इनकी जाति की आबादी। तीनों डिप्टी सीएम अलग अलग जातियों से होंगे, जिनका वोट 50% से ज्यादा होगा। इसके लिए कुर्बा, वोकलिगा, लिंगायत पर जोर है। दलित समुदाय से एक डिप्टी सीएम होगा, जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो करीब 61% हैं। जैसे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। इनके अलावा जो कुर्बा समुदाय से आते हैं सिद्धारमैया, कर्नाटक में कुर्बा जाति 7% है। अगला नाम है डीके शिव कुमार, डिप्टी सीएम हो सकते हैं। वोकालिगा समुदाय से आते हैं, 11% वोटर यहां साधने हैं कर्नाटक में, 11% वोकालिगा। अगला नाम है एमबी पाटिल का। एमबी पाटिल दूसरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं। पाटिल लिंगायत समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में 16% लिंगायत आबादी है। और आखिरी नाम है सतीश जारकीहोली, जो कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं। वाल्मीकि समाज से आते हैं और कर्नाटक में SC ST 27% है। तो इस तरह से कांग्रेस 61% वोटर्स को साधने की तैयारी में है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इस पूरी खींचतान के दरमियान डीके शिव कुमार दिल्ली में हैं, कम बोल रहे हैं, इशारों में बोल रहे हैं और अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रहे। सुनिए। कांग्रेस पार्टी is our mother, temple and everything. A mother will give the child everything, whatever she needs. After all, if anyone is there, it is only the party, no? आइए अब आपको बताता हूं सिद्धारमैया के बारे में। सिद्धारमैया सीएम होंगे तो उनके बारे में आपको बताता हूं कि सिद्धारमैया दरअसल पहले जेडीएस में थे, कुमारस्वामी की पार्टी में। कर्नाटक में सबसे बुजुर्ग नेता हैं। इनसे पहले येदियुरप्पा सबसे बुजुर्ग थे, लेकिन येदियुरप्पा अब रिटायर हो चुके हैं। सिद्धारमैया को सिद्धू नाम से भी पुकारा जाता है। 2013 से 18 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिद्धारमैया ने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई थी। राज्य में दूसरे सीएम हैं
जो 5 साल तक सरकार में रहे। भारतीय लोकदल से करियर की शुरुआत की थी और 1983 में पहली बार विधायक चुने गए। 2004 में जनता दल सेक्युलर से कांग्रेस में आ गए, जहां धर्म सिंह सरकार में डिप्टी सीएम रहे। कांग्रेस में आने के बाद एक बार सीएम रहे, अब दूसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो खींचतान चल रही है, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। सुनिए जरा बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। देखिए, आईएनसी का मतलब है नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, बल्कि आई नीड कंफ्यूजन एंड आई नीड चेयर। और ये आई नीड चेयर वाला जो टेम्पलेट है वो राजस्थान में तो दिखाई दे ही रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अडल्ट्री और बिगमी की, अलग अलग लोगों को अलग अलग वादे किए। कांग्रेस पार्टी की एक ही बात है कि वो हमेशा सत्ता के लिए उसके अलग अलग अंग लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। और आज कर्नाटका भी राजस्थान की ओर किस प्रकार से बढ़ रहा है ये पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस की जीत हो गई। कर्नाटक जीत के बाद जो विपक्ष विरोधी अब तक राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते थे, वो भी अब सीरियसली लेने लगे। दीदी कह रही है हां, कांग्रेस के साथ लड़ा जा सकता है। अगली तस्वीर दिखाई। अखिलेश यादव भी अब राहुल गांधी को गंभीरता से लेने लगे। अगली तस्वीर दिखाई। नीतीश कुमार भी, ये जो चाहे खड़गे हो, प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अब तक विपक्ष जो एक धड़ा और अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था, अब तक कांग्रेस साइडलाइन थी, गिनती नहीं कर रहे थे। लेकिन कर्नाटक के बाद अब आस जगी है कि कांग्रेस के साथ आकर तो मोदी को हरा लेंगे। कर्नाटक जीत से विपक्ष उत्साहित है। विपक्षी नेताओं ने मोर्चेबंदी के संकेत दिए, मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन कामयाब होंगे कहना मुश्किल। खबर है कि विपक्ष एक बड़ी बैठक करेगा। यह बैठक बिहार की राजधानी पटना में होगी। इस बैठक का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने दिया। अगले 2 हफ्ते के भीतर यह बैठक आयोजित होगी। तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। कर्नाटक में शपथ के बाद डेट का ऐलान होगा। जेडीएस ने इस बैठक पर मोहर लगा दी है। कर्नाटक चुनाव के बाद ममता ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से तालमेल का इजहार किया है। कहा था जहां कांग्रेस मजबूत हो वहां वो लड़े, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हो वहां क्षेत्रीय दल लड़े, कांग्रेस बीच में ना आए। अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह के बयान दिए थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। एंड wherever is the Congress top in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अब बात विचित्र मुल्क की। इमरान के मंत्री की भागम भाग की तस्वीर सामने आई। इमरान के मंत्री रहे फवाद चौधरी, उनकी सरकार में देखिए गाड़ी में बैठे ही थे, निकले ही थे, पुलिस दिख गई और पुलिस को देखते ही देखिए कैसे भागे। पुलिस को देखते ही, अगली तस्वीर दिखाई, पुलिस को देखते ही गेट खोला और उसके बाद ये देखिए भागे। ये निकले इमरान के मंत्री, कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले, वापस हाईकोर्ट भागे। पहले जमानत मिली, बाहर बैठे, पुलिस को देखा, देखते ही वापस भागे कि कहीं फिर से गिरफ्तारी ना हो जाए, और कोर्ट परिसर के अंदर भागे हैं, सीधे जाकर कोर्ट में रुके हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।